ये हो क्या रहा है? पहले तो ऐसा लग रहा था कि अजित पवार अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस बांसुरी मंदन में चाचा जी भी आ गए हैं अब। देखिए, शरद पवार साहब का सबसे बड़ा संकट ये है कि थोड़ी सी उनको आवाज़ दो तेज़ चीजें कर करनी लीजिए संदीप, तो आपकी आवाज़ धीमी आ रही है। है। शरद पवार साहब को दो चीजें करनी है। पहला संकट तो उनके सामने ये है कि उनको अपनी राजनीति बचानी है। उनको सबसे पहले अपनी पार्टी को बचाना है और उसके लिए वो कुछ भी करने तैयार है। वो ये जानते हैं कि भतीजे अजित पवार की राह अलग हो रही है, इसलिए वो दोनों नाव पर सवार होकर बयान दे रहे हैं। एक तरफ ये बता रहे हैं कि एनडीए के साथ है, दूसरी तरफ बीच बीच में मोदी जी और तमाम अडानी और तमाम की तारीफ करके वहां भी रास्ता खोले हैं। दरअसल संदेश साफ है कि शरद पवार इसमें भ्रम की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि शरद पवार को भी पता है कि 2024 तक बहुत सारी चीजें होनी है। खासकर अभी यहाँ पर एक एसपी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है। इसके बाद राज्य में बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। इसके अलावा भी उनको अपनी बेटी का भविष्य तय करना है कि सुप्रिया सुले को लेकर क्या है। लेकिन अभी जो हालिया झगड़ा हुआ है, जो मेरी जानकारी है, उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ पुणे चुनाव है। पुणे लोकसभा सीट को लेकर चुनाव है जो अभी खाली हुई है गिरीश बापट के निधन से। अजित पवार चाहते हैं कि उनके बेटे पार्थ पवार, जिनको पिछली बार किसी तरह हरा दिया गया था, वो लोकसभा में दोबारा चुनकर आए और उसको जित पकड़े हुए हैं। और उसको लेकर घमासान पवार परिवार में अभी घमासान एनडीए में कम दिख रहा है, पवार परिवार में ज्यादा दिख रहा है। निश्चित तौर पर आशा एनडीए पर होगा। और शरद पवार के बारे में कहते हैं कि वो जो कहा कहते हैं उसमें तो भरोसा न किया जाए, जो करते हैं वही सच है। इसलिए बयानों की राजनीति अभी जारी है। मुझे लगता है कि अभी जरूरत है कि पवार सिर्फ अपने भतीजे अजित पवार को संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी जाने की जल्दबाजी ना करें। हेमंत जी, आपके हिसाब से क्या हो रहा है? क्या परिवेश बदल सकता है? अब महाराष्ट्र की राजनीति का नए अलाइनमेंट्स देख सकते हैं। क्या होगा? ये बिखर जाएगा गठबंधन? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि शरद पवार ऑलवेज कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, प्रणब मुखर्जी ने एक बार स्टेटमेंट किया था, ऐसा कंफ्यूज सिग्नल्स हर वक्त देते रहते हैं। इन 2009 ऑल्सो, व्हेन प्रकाश करात वो सब ऑपोजिशन को इकट्ठा कर रहे थे, तब भी शरद पवार जी यूपीए में थे बाहर, लेकिन वो डिस्टेंस रख के वो बोल रहे थे कि हम शायद किसी के साथ भी जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में कोई भी अनटचेबल नहीं है। लेकिन आज का जो स्टेटमेंट है उनका, कल का स्टेटमेंट, उसका जो उन्होंने खुलासा किया, खुद स्वयं संजय राउत ने, खुद शरद पवार जी ने कहा है कि मेरे कहने का मतलब यह था कि अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना मेजर स्टेटमेंट देने से पहले उन्होंने अगर सोचा होता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि इसके पहले भी अदानी के बारे में स्टेटमेंट करते हुए भी उनको खुलासा करना पड़ा। उसके पहले भी, मतलब ईवीएम के बारे में या मोदी जी की डिग्री के बारे में, एमवीएम में जो डिफरेंसेस लगातार सामने आ रहे हैं, शिवसेना की लाइन एक है, राष्ट्रवादी की लाइन एक है और कांग्रेस की लाइन अलग है। 2 सालों से नाना पटोले जो प्रदेशाध्यक्ष है, वो कह रहे थे कि हम अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने तय किया कि वज्रमुठ मीटिंग्स लेने के लिए, और वो स्टार्ट भी हुआ। तीनों पार्टी इकट्ठे आए, लेकिन फिर भी नागपुर की मीटिंग के पहले, मतलब जो नितिन राव जो मिनिस्टर थे, वो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो मीटिंग सक्सेसफुल हो, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो तीनों पार्टी में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस बहुत देते हैं, कंफ्यूज करते हैं लोगों को। और शरद पवार की यही राजनीति है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरे इनिशियल कमेंट्स हैं। सुनील जी, कितनी नाव में पांव रखकर शरद पवार चल सकते हैं? मतलब वो कितनी कितनी बातें अलग अलग ढंग से कर सकते हैं? उन्होंने अपने सारे ऑप्शन सुनील जी खोल के रखे हैं, लेकिन कभी ना कभी कहते हैं ना, द लक रन्स आउट ऑन यू। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इतने फ्रंट खोल लिए, इतने ऑप्शन खोल लिए, पता लगा अंतोगत्वा कुछ मिला ही नहीं। नहीं कार्तिकेय जी, इसमें आप देखिए कि ये जो सियासी संकट है राष्ट्रवादी कांग्रेस पर, वो इस बार वाकई में बहुत सीरियस है और रियल है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में 2014 और 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, वहां से भाजपा ने अपने मित्र दलों के साथ 42 सीटें 2 बार जीती।
अभी भाजपा को वो मैजिक नंबर जो उन्होंने 45 का सेट किया है, वो वहां तक पहुंचने में बहुत दिक्कत है। और इसलिए लास्ट ईयर जो हुआ, पिछले साल जो शिवसेना के साथ हुआ, वही अब इस साल राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ होने जा रहा है। जो संकट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस बिखर जाएगी। अजित पवार के नेतृत्व में अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अगर बीजेपी और शिंदे सरकार के खिलाफ गया, तो उसमें फिर अजित पवार की साथ लेने बगैर सिवा कोई चारा नहीं बचेगा बीजेपी के लिए। और उसके साथ साथ ही 2024 की जो टारगेट है 45 का, वो भी अचीव करना है। तो उसके लिए बहुत अजित पवार ये कारगर साबित होने वाले हैं, क्योंकि उनका एक अच्छा एक जनाधार, और वो भले ही पश्चिम महाराष्ट्र में हो, लेकिन वो शरद पवार की काट कर सकते हैं बीजेपी के साथ में आके। तो ये दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स है बीजेपी के, जो बीजेपी एक साथ शिंदे के साथ अगर लड़ती है तो वो असंभव है वो टारगेट अचीव करना। तो इसलिए अजित पवार का जो भूमिका है वो बहुत अहम हो गई है। और ये शरद पवार जानते हैं। शरद पवार ने 1999 में जो पार्टी खड़ी की, वो अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहेंगे वो। तो ये वाकई में बहुत गंभीर और सीरियस संकट है। इसमें शरद पवार की मजबूरी है कि वो रोज कुछ ना कुछ अपने बयानों के विपर्यास करना उनको पड़ रहा है, ताकि पार्टी साबुत रहे। और सुप्रीम कोर्ट का जब नतीजा आएगा, तब अजित पवार के भाव और बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पोस्ट पोल ये होता है, अलायंस होता है राष्ट्रवादी का, अजित पवार के नेतृत्व में जो गुट जाएगा, तो उसमें अजित पवार को अच्छा मौका है मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। और शरद पवार को अपनी साख बचानी है। आप देखिए, नेशनल पार्टी का जो उनका तमगा था वो छीन लिया गया रिसेंटली। अभी फिर वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जैसी पार्टी होने की उनके ऊपर नौबत आ गई है। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और इससे शरद पवार रोज कुछ ना कुछ अब बयान देकर, कभी उल्टा कभी सीधा बयान देकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक दिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कार्तिकेय जी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि शरद पवार क्यों अपने सिस्टम को अस्थिर करेंगे पंकज? या तो उनको पता लग गया है कि दूसरी नाव पर जाना है। जब आप खुद ही तय कर लें कि आपके वक्तव्य डिस्टेबलाइज करेंगे किसी चीज़ को। शरद पवार ऐसे तो है नहीं कि पब्लिक में रोज़ डिबेट करते हो, वो ऐसे तो है नहीं उन पर पॉलिटिशियंस की तरह जिन्हें पब्लिक में जिसे कह सकते हैं राजनीतिक लफाजी मज़ा आता हो। भाई सेंट्रल हॉल में पवार साहब से बातें निकलवाना अपने आप में एकदम समुद्र मंथन होता था, मुझे पता है। उनके आधे घंटे तक आप उनके पास बैठिए तो हो सकता था 2 मिनट या 1 मिनट की कोई बात निकले। जैसे अरुण जेटली जी से आप सेंट्रल हॉल में खूब बात कर सकते थे, खूब बातें होती। अहमद भाई भी खूब बात करते थे, खबर ना मिले पर बातें होती थी। लेकिन पवार साहब के साथ बात करना एक अपने आप जिसे कह सकते हैं हैवी वेट लिफ्टिंग होती थी। कौन पहला सवाल पूछेगा, जैसे प्रणब मुखर्जी के साथ कौन आखिरी सवाल पूछेगा, कितना तोल मोल के पूछेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि पवार साहब ऐसे ही बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको कुछ रास्ता तो दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह की बयानबाजी पवार फैमिली के द्वारा की जा रही है, चाहे अजीत पवार हो चाहे शरद पवार हो, तो आप इन दोनों के बयानों को देखें तो आपको लगेगा कि इनके वक्तव्य और इनके व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, इंडिकेशंस कई ऐसे दे रहे हैं और फिर बाद में कह रहे हैं कि मैं तो महागठबंधन के साथ हूं। पहले उन्होंने जेपीसी के इतर राय रखी, फिर उनको कहा गया तो उन्होंने अपने स्टैंड को चेंज किया। अभी हाल में तुरंत कह दिया महाआघाड़ी रहेगा या नहीं रहेगा, इसका पता नहीं। कुछ दिन पहले ही अजीत पवार अपना स्टैंड चेंज करेंगे, बीजेपी से मिलेंगे, तो अजीत पवार ने यह कह दिया कि मरते दम तक एनसीपी में रहेंगे, लेकिन बीजेपी को लेकर के उन्होंने चुप्पी साधी। पर संजय राउत और शिंदे कैंप पर हमला जरूर बोला। इसका मतलब साफ है कि देखिए, एनसीपी में कुछ घमासान मचा हुआ है और जाहिर तौर पर अजीत पवार भी जो राज्य के एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है, शरद पवार नो डाउट सुप्रीमो है। अब सवाल ये उठता है, या तो इन दो नेताओं के बीच में कोई विरोधाभास है, या शायद ये ऐसा इंडिकेशंस देकर के एक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि महाआघाड़ी का भविष्य नहीं है, उनके साथ जाना उनकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो पार्टी के अंदर की रस्साकसी है
उसको बाहर बोल करके कुछ डाइल्यूट करने की कोशिश है। मैं कतई नहीं मानता कि पवार जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन अगर कोई वक्तव्य देता है तो वो निराधार होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि पवार बेहतर जानते हैं कि राजनीति में उनके एक लाइन बोल के मतलब क्या होंगे, और वो भी तब जब तमाम सियासी दल जेपीसी के मुद्दे के बाद उनसे मिला है। उसके बाद उन्होंने अपनी बातों को वापस भी लिया कि अगर विपक्षी एकता के नाम पे सभी पार्टी को एक साथ होना है तो मैं उस पे कायम हूं। लेकिन फिर से कह रहे हैं कि महाअघाड़ी एक साथ रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, तो मुझे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो तमाम विकल्पों को खुला रखना चाह रहे हैं और पार्टी के अंदर जो घमासान है उससे उबरने की वो कोशिश कर रहे हैं। विशेष देखिए, एक चीज़ स्पष्ट है कि जो पवार, इन्होंने सुप्रिया सुले का स्टेटमेंट छोड़ दिया, क्योंकि सुप्रिया सुले ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया कि यदि किसी के अंदर महत्वाकांक्षा और वो सीएम बनना चाहता है तो उसमें गलत क्या है। देखिए, दोनों साइड से खेल रहे हैं शरद पवार, जो शरद पवार हमेशा से करते थे। जैसा हेमंत जी बोल रहे थे कि शरद पवार सबकी साइड होते हैं, वो लास्ट मोमेंट में पता चलता है वो किसकी साइड है और किसकी काट रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों लोग सिचुएशन गेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे को हटाने के बाद अजीत पवार का कितना तगड़ा चांस बनेगा। क्या अजीत पवार के अंदर इतनी राजनीतिक हैसियत है आज की डेट में कि वो 2/3 बहुमत से एनसीपी तोड़ सकें, और एनसीपी तोड़ने के बाद क्या एनसीपी के 2/3 विधायक बीजेपी में शामिल हो पाएंगे। ये निश्चित तौर पे ये बात सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे से बीजेपी खुश नहीं है, क्योंकि वो गठबंधन ऐसा नहीं चला जिस तरह की उनको उम्मीद थी। और 2024 बीजेपी के लिए इस टाइम सारी चीज़ों से ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 2024 का लोकसभा चुनाव, और वो चाहेगी कि 48 में से वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीत के लाए। तो वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी कि किसी के इंसिपिड लीडरशिप के अंडर में वो इस सिचुएशन को खो दे। और इसीलिए ये जो सारी बातें चल रही हैं कि शरद पवार इस साइड भी हैं, शरद पवार उस साइड भी है, मुंबई सर्किट में बाकी हमारे मुंबई के पैनलिस्ट बेहतर बता पाएंगे। एक मेजर चर्चा ये भी है कि हो सकता हो शरद पवार और उद्धव ठाकरे साथ मिलकर लड़ें और कांग्रेस को बाहर कर दें, क्योंकि इसमें पूरे प्रकरण में आप देखिएगा जो इकलौती पार्टी है जो सबसे ज़्यादा बैकफुट पे रहेगी वो कांग्रेस है। सावरकर वाले मुद्दे पर शरद पवार ने सोनिया गांधी और उनके साथ मीटिंग करके स्पष्ट कर दिया कि ये नॉन निगोशिएबल मुद्दा है, यदि आपने ऐसा कहा तो आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अप्रासंगिक हो जाएंगे। राहुल गांधी हर रोज पानी पी पी के गौतम अडानी को कोसते हैं। शरद पवार ने उस पूरे मतलब ये काम जो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था पूरी हवा निकाल दी शरद पवार ने, कहते हुए कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जेपीसी में हाँ भी और ना भी बोल के जिस तरह से जो फ्लिप फ्लॉप शरद पवार ने किया, उससे जो एक सीरियसनेस था इस इशू का वो पूरी तरह से खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि शरद पवार इस साइड उस साइड नहीं रहते, केवल अपनी साइड रहते हैं। तो संदीप मुझे बताइए कि जो पॉलिटिशियन केवल अपनी साइड रहता है, क्या वो अपने परिवार के चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है? क्योंकि उनको सक्सेशन तो तय करना है। क्या हम कह सकते हैं ये सब जो हो रहा है ये परिवार के अंदर जो द्वंद्व है उसके कारण हो रहा है? एक पार्टी में तो देख चुके हैं ना कांग्रेस में किस तरीके से सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को पुश किया फॉर द टॉप पोजीशन, और उसका असर हमने अपने राजनीतिक जीवन में देख लिया। पिछले 10 साल में देख लिया कि जब वो जनरल सेक्रेटरी बने यूथ कांग्रेस के, उन्होंने क्या एक्सरसाइज की, उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट बने, उससे इस्तीफा दिया। तो हमने देख लिया कि एक जो परिवार के वरिष्ठ की महत्वाकांक्षा अपने अनुज के लिए होती है, अगर ठीक ना बैठे तो उसका क्या असर होता है। तो क्या ये महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई हो गई है परिवार में? क्योंकि परिवार की लड़ाई है। निश्चित तौर पर अजीत पवार एक बड़े नेता, और अजीत पवार को ये इस तरीके से मन में दर्द है कि उनका बेटा पिछला लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाया, बाकी सब जीत गए। तो उनको बड़ा दर्द है कि उनके बेटे को हरा दिया, पार्थ पवार को हरा दिया गया, और उनको बार बार इच्छा है कि पार्थ पवार की राजनीति वो अपने रहते हुए स्टेब्लिश करें, जिस तरह से सुप्रिया सुले को शरद पवार ने स्टेब्लिश किया। और इस बात को लेकर अजीत पवार के मन में कोई दुविधा, कोई द्वंद नहीं है, और वो खुलकर ये कहते हैं कि पार्थ पवार मेरा उत्तराधिकारी है। पिंपरी चिंचवड को उन्होंने सामने कोशिश की, अभी पुणे की लोकसभा सीट पर चुनाव सामने है। मेरी जहां तक जानकारी, अजीत पवार ने 2 बार मुलाकात की है बीजेपी के बड़े नेताओं से, और ये भी कहा है यदि पार्थ पवार को एक तरीके से उम्मीदवारी मिलती है बीजेपी की पुणे से, तो उसे जिताने में वो कामयाब रहेगी। बीजेपी के लिए पुणे सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में वहां उपचुनाव हुए थे, तो जिसमें पिंपरी चिंचवड कहते हैं बीजेपी इसलिए जीत गई कि अजीत पवार ने पर्दे के पीछे से मदद की, जबकि कसबा पेट इसलिए हार गई क्योंकि वहां पर बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको मदद नहीं दी गई। तो जाहिर तौर पर तमाम आंकड़े और तमाम चीजें पर्दे के पीछे सामने है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शरद पवार को अब अपना घर बचाना है। पार्टी बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए हो गया कि उनको घर बचाना है, और वो जानते हैं कि अजीत पवार बाहर गए तो निश्चित तौर पर न केवल पार्टी को नुकसान होगा, बल्कि उनकी
इमेज भी बहुत बुरी तरह डेंट होगी कि पवार साहब अपने घर को नहीं बचा पाए। तो अभी लड़ाई अपने घर को बचाने की है, साथ ही साथ दूसरा कदम ये देखना है कि वो बीजेपी की तरफ अचानक उठ के फिर से न चले जाएं जहां पवार साहब न संभाल पाए, क्योंकि 2019 में जो हुआ वो स्थितियां बदल गई हैं। अब तो फिर से एनसीपी के कई नेता खुद चाहते हैं कि कितने दिन सत्ता से बाहर रहे, बेहतर है चलिए तो फिर से बीजेपी के साथ सरकार बनाए।